This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. नेपाल एक बेहद खूबसूरत देश। हिमालय की खूबसूरती में बसा नेपाल एक कट्टर हिंदू देश है। सन 2000 में दुनिया ने जब 21वीं सदी की ओर कदम बढ़ाया, तब भी नेपाल में सालों से चला आ रहा राज परिवार का शासन कायम था। उस वक्त का नेपाल आज के आधुनिक नेपाल से बिल्कुल अलग था। नेपाल एक शांति प्रिय देश जो टूरिज्म के लिहाज से भी काफ़ी पॉपुलर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राज परिवार का महल नारायण हिटी पैलेस है, जहां राजा रानी सपरिवार रहते थे। लेकिन 2001 में इसी महल में एक दर्दनाक और दुखद घटना हुई, जिसने नेपाल का स्वरूप बदल कर रख दिया। इस दुखद घटना को नेपाल में दरबार हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आज 22 साल बाद भी नेपाल के शाही महल में कत्लेआम की कहानी मिस्ट्री भरी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। एशिया के सबसे पुराने रजवाड़े में से एक इस शाही परिवार के खात्मे में एक राजकुमार के विलन बन जाने की कहानी से लेकर एक श्राप के सच होने की गाथा भी शामिल है। कहा जाता है कि इस वंश के पहले राजा को मिले श्राप के कारण ही यह अनहोनी घटना हुई, जिसमें एक रात में ही पूरा राजवंश समाप्त हो गया। तो क्या ये सब पहले से ही तय था? हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की हमारी कहानी 2001 की है। उस वक्त नेपाल के राजा थे वीरेंद्र बीर विक्रम शाह। 31 जनवरी 1972 को नेपाल की राजगद्दी पर बैठने वाले राजा वीरेंद्र शाह वंश के 10वीं पीढ़ी के शासक थे। नेपाल में जनता की राजतंत्र में गहरी आस्था है कि राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। हर घर दुकानों में राजा रानी की तस्वीरें सजी होती थी। 1990 तक आते आते नेपाल अशांति के दौर से गुजर रहा था। देश में माओवादी संगठन जड़ें जमा रहा था, जिससे लोग देश में डेमोक्रेसी की स्थापना की मांग कर रहे थे। तब राजा वीरेंद्र ने देश में शांति बनाए रखने के लिए संवैधानिक राजशाही स्थापित की। दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ने और लोगों को अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दिया गया। इसके कारण राज परिवार की काफी ताकत कम हो गई थी। अपनी ताकत कम होने से राज परिवार के लोग भी काफी नाराज थे। राजा वीरेंद्र के अलावा कोई और डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं था। 2001 तक नेपाल में राजशाही के अलावा संविधान और संसद भी थे, लेकिन सुप्रीम पावर राजा ही थे। राजा वीरेंद्र बीर विक्रम शाह के परिवार में उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या, बड़े बेटे प्रिंस दीपेंद्र बीर विक्रम शाह, छोटे बेटे राजकुमार निरंजन बीर विक्रम शाह और बेटी राजकुमारी श्रुति थी। राजकुमारी श्रुति की शादी हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या आम जनता में काफी पॉपुलर थे। उन्हें जनता बहुत प्यार करती थी। बड़े राजकुमार दीपेंद्र क्राउन प्रिंस यानी भावी राजा थे। राजा वीरेंद्र के बाद उन्हें ही नेपाल का अगला राजा बनना था। राजकुमार दीपेंद्र भी जनता में काफी लोकप्रिय थे। इनके अलावा राजा वीरेंद्र के दो छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र बीर विक्रम शाह और राजकुमार धीरेंद्र बीर विक्रम शाह भी थे। इनकी 3 सगी बहनें भी थीं, राजकुमारी शांति, राजकुमारी शारदा और राजकुमारी शोभा। इस राज परिवार में सालों से एक परंपरा चली आ रही थी। महीने के पहले या तीसरे शुक्रवार को एक प्राइवेट पार्टी होती थी, जिसमें सिर्फ राज परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार ही शामिल होते थे। इस पार्टी का आयोजन राज परिवार का ही कोई सदस्य करता था। 1 जून 2001 को शुक्रवार था। इस बार पार्टी राजकुमार दीपेंद्र की तरफ से थी। राजकुमार दीपेंद्र ने नारायण हिटी पैलेस के त्रिभुवन सदन में इस पार्टी का अरेंजमेंट किया था। इस प्राइवेट पार्टी में सिर्फ शाही परिवार के लोग ही शामिल होते थे। अन्य किसी को भी पार्टी में आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि पार्टी के समय सुरक्षा कर्मी और बॉडीगार्ड्स भी पार्टी की जगह से दूर कर दिए जाते थे। 1 जून 2001 को शाही परिवार के कुल 22 लोग इस पार्टी में मौजूद थे। पार्टी त्रिभुवन सदन के बिलियर्ड्स रूम में थी। सभी मेहमान ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे, बिलियर्ड्स खेल रहे थे। राजा वीरेंद्र थोड़ी देर से पार्टी में पहुंचे, क्योंकि उस समय वो किसी रिपोर्टर को अपने ऑफिस में इंटरव्यू दे रहे थे। राजकुमार दीपेंद्र उस दिन शाम से ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले रहे थे। वो बेहद नशे में थे। इसी नशे में उन्होंने अपने लिए गांजे से भरी सिगरेट भी मंगवाई। सिगरेट पीने के बाद उन पर नशा और हावी होने लगा। अब वो लड़खड़ाने लगे थे और इधर उधर गिर रहे थे। तब कुछ लोगों ने उन्हें संभाला और राजा वीरेंद्र के इशारे पर राजकुमार दीपेंद्र को उनके बेडरूम में आराम करने के लिए छोड़ आए।
उनकी इस हालत से सभी परेशान दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद पार्टी का माहौल फिर नॉर्मल हो गया। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर ज़रूर परेशानी झलक रही थी। उधर बेडरूम में राजकुमार दीपेंद्र बाथरूम में जाकर उल्टी करते हैं और किसी से फ़ोन पर बात करते हैं। फ़ोन काटने के बाद उन्होंने कपड़े बदले और एक आर्मी ड्रेस पहनी। अब वो कमरे के एक हिस्से में बने अपने गन्स कलेक्शन की तरफ जाते हैं। उन्हें बचपन से ही गन्स का बहुत शौक था। उनकी कलेक्शन में दुनिया भर की छोटी बड़ी गन्स थीं। यहाँ से उन्होंने 4 तरह की गन्स उठाई और लोड की। इसमें पहली थी M16A2 राइफल, दूसरी थी MP5K9 मिनी सब मशीन गन, तीसरी थी SPAS-12 गन और चौथी थी 19 9mm पिस्टल। 8:30 के करीब वो पार्टी हॉल में पहुंचते हैं। उन्हें आर्मी के कपड़ों में देखकर सभी चौंक जाते हैं। उनके दोनों हाथों में राइफल और मशीन गन थी। वो सबसे पहले पिता वीरेंद्र की तरफ बढ़ते हैं और राइफल का ट्रिगर दबा देते हैं। गोली वीरेंद्र शाह के गले में लगती है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं। तब राजा के छोटे भाई धीरेंद्र के दामाद डॉक्टर राजीव शाही ने अपना कोट राजा के गर्दन पर लपेट दिया ताकि खून का बहाव रोका जा सके। डॉक्टर राजीव शाही की गोद में राजा ने नेपाली में 2 शब्द बोले, यसले के गर्यो, यानी ये क्या कर दिया, और ये राजा वीरेंद्र के आखिरी शब्द थे। पार्टी हॉल में चीख पुकार मच गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले दीपेंद्र बाहर गार्डन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही वापस लौट आते हैं। इस बार चाचा धीरेंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दीपेंद्र ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें उड़ा दिया। दीपेंद्र के सर पर जैसे खून सवार था। उसने मशीन गन से लगातार फायरिंग करनी शुरू की। जो भी सामने आया वो उसे मारता जा रहा था। दीपेंद्र ने अपने घायल पिता पर भी एक बार फिर से फायरिंग की, जैसे वो उन्हें जीवित देखना ही नहीं चाहता था। 1-2 मिनट तक लगातार फायरिंग करने और 11 लोगों को घायल करने के बाद दीपेंद्र एक बार फिर गार्डन की तरफ चला गया। इस बार उन्हें रोकने के लिए महारानी ऐश्वर्या और प्रिंस निरंजन भी उनके पीछे दौड़े। उन्हें पीछे आता देखकर दीपेंद्र ने उन पर भी गोलियां चला दी। महारानी और प्रिंस वहीं गार्डन में गिर पड़े। उन्हें गोली मारने के बाद दीपेंद्र गार्डन में बने एक पुल पर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और चंद सेकंड्स में ही दीपेंद्र ने अपनी 9mm पिस्टल से 2 गोली चलाई, जिसमें से एक गोली उनके सिर के आर पार हो गई। उधर गोलियों की आवाज़ सुनकर सुरक्षाकर्मी और गार्ड्स ने त्रिभुवन सदन की ओर दौड़ लगाई। गार्ड्स वहां से काफ़ी दूरी पर थे। ऐसा राज परिवार की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए किया गया था। जब तक सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचते तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। त्रिभुवन सदन में अंदर फर्श पर खून ही खून बिखरा था और जहां तहां फर्श पर 11 लोग लहूलुहान पड़े थे, जिनमें राजा वीरेंद्र भी थे। बाहर गार्डन में भी 3 लोग घायल मिले, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार दीपेंद्र और राजकुमार निरंजन। ये नज़ारा देखकर गार्ड्स सन्न थे। अचानक ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फौरन बड़े अधिकारियों को खबर दी गई और घायलों को हॉस्पिटल ले जाना शुरू हुआ। सबसे पहले राजा वीरेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्योंकि देश के राजा होने के नाते उनका बचना सबसे ज़रूरी था। कई गोलियां लगने के बावजूद राजा वीरेंद्र के शरीर में हरकत हो रही थी। इन सबको नारायण हिती महल से 4 किलोमीटर दूर एक आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भी सभी के इस खबर से होश उड़े हुए थे। आनन फानन में राजा का इलाज शुरू हुआ, लेकिन अफसोस, लाख कोशिशों के बावजूद रात के 9:15 पर राजा वीरेंद्र दम तोड़ देते हैं। उस रात एक एक करके कुल 14 घायल लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से 8 को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निरंजन, राजकुमारी श्रुति, राजा के सबसे छोटे भाई धीरेंद्र, उनकी 2 सगी बहनें शांति और शारदा, उनके बहनोई कुमार खड़गा और चचेरी बहन जयंती के नाम शामिल थे। बाकी बचे 5 लोगों का इलाज शुरू हुआ, जिसमें सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इंसान थे राजकुमार दीपेंद्र। वो अभी कोमा में थे। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद उन्हें ही अगला राजा बनना था। डॉक्टर्स जी जान से उन्हें बचाने में लगे थे। वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। बाकी 4 घायलों में राजा वीरेंद्र के दामाद यानी श्रुति के पति कुमार गोरख, उनकी सबसे छोटी बहन राजकुमारी शोभा, चचेरी बहन केतकी चेस्टर
और भाई ज्ञानेंद्र की पत्नी कोमल शामिल थे। नेपाल की जनता को रात में हुई इस घटना की जानकारी 2 जून की सुबह मिली, जब न्यूज में राजा वीरेंद्र और राज परिवार के बाकी लोगों की मौत की खबर प्रसारित हुई। तब तक इसे दुर्घटनावश हुई गोलीबारी के कारण मौत होना ही बताया गया था। असलियत अभी किसी को भी पता नहीं थी। नेपाल की जनता इस खबर को सुनकर सन्न रह जाती है। अपने प्रिय राजा रानी की मौत की खबर उनके लिए सदमे की तरह थी। पूरे नेपाल में शोक की लहर थी। लोग हैरान थे कि एक ही रात में ये क्या और कैसे हो गया। दुख में डूबे लोग राजकुमार दीपेंद्र की सलामती की दुआ कर रहे थे। दुर्घटनावश हुई इस मौत की खबर पर किसी को यकीन नहीं था। 2 जून की शाम को ही राज परिवार के मृत लोगों की शव यात्रा शुरू हुई। ये शव यात्रा आर्मी हॉस्पिटल से 8 किलोमीटर दूर पशुपतिनाथ मंदिर तक गई। सड़कों पर मानो पूरा नेपाल ही उमड़ आया था। लोग अपने प्रिय राजा रानी के अंतिम दर्शन के लिए जुटे थे। न जाने कितने लोगों ने शोक में अपने सिर भी मुंडवा लिए थे। अपने राजा रानी के बिना जैसे जनता अनाथ हो गई थी। पशुपतिनाथ मंदिर में भागमती नदी के किनारे आर्य घाट पर पूरे रीति रिवाज से शाही परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 जून को राजकुमार दीपेंद्र को नेपाल का राजा घोषित कर दिया गया। वो अभी भी कोमा में थे। सब उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 जून 2001 को दोपहर 3:45 पर राजकुमार दीपेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। उनका भी शाही रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस तरह राजकुमार दीपेंद्र सिर्फ 2 दिन के लिए नेपाल के राजा बने। राजगद्दी एक बार फिर खाली हो गई थी। अब राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, जो राज परिवार के एकमात्र बचे हुए वारिस थे, अब उन्हें ही नेपाल का नया राजा घोषित कर दिया गया। इस तरह 1 जून से 4 जून तक नेपाल में 3 राजा बने। सब कुछ निपटने के बाद अब राजमहल में हुई गोलीबारी की खबरें गुपचुप तरीके से बाहर आने लगी। ये सब राजकुमार दीपेंद्र ने ही किया है, इसका यकीन लोगों को नहीं था। नेपाल में लोग सड़कों पर उतर आए। वो सच जानना चाहते थे। वैसे भी लोग नए राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ थे। ज्ञानेंद्र और उनके बेटे पारस की जनता के बीच छवि अच्छी नहीं थी। राजकुमार पारस तो एक बिगड़ैल रईसजादे के रूप में बदनाम थे। उनके नाम 2 आपराधिक मामले भी थे, जिनकी कभी जांच ही नहीं की गई। ऐसे इंसान को भावी राजा के रूप में देखने के लिए नेपाल की जनता कतई तैयार नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा कारण ज्ञानेंद्र और उनके परिवार का इस गोलीबारी में बच निकलना था, जो लोगों के गुस्से को बढ़ा रहा था। अब राजा ज्ञानेंद्र ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 2 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें पहले थे नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय और दूसरे थे नेपाल संसद के स्पीकर तारानाथ रणभद्र। इनके अलावा दुनिया की जानी मानी पुलिस डिपार्टमेंट न्यू स्कॉटलैंड यार्ड को भी इस जांच कमेटी में शामिल किया गया। 1 हफ्ते की जांच में 100 लोगों की गवाही ली गई, जिसमें बाकी जिंदा बचे लोग जो चश्मदीद थे, महल के अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों व गार्ड्स शामिल थे। इन गवाहियों के बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें उस रात की पूरी कहानी सामने आई। वो कहानी वही थी जो शुरू में मैंने आपको सुनाई, लेकिन मोटिव सामने आना बाकी था कि आखिर राजकुमार दीपेंद्र ने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में जांच कमेटी ने एक थ्योरी पेश की, जिसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई, जब राजकुमार इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात देवयानी राणा नाम की एक लड़की से हुई। दोस्ती और प्यार के बाद दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते थे, लेकिन राज परिवार में कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। दरअसल देवयानी राणा इंडिया के ग्वालियर के एक राजघराने से थी। इन दोनों राजघरानों में इतिहास में हुई दुश्मनी इसकी मुख्य वजह थी। 1846 में राणा वंश के जंग बहादुर राणा ने नेपाल के राजा को हाउस अरेस्ट करके खुद को नेपाल का प्रधानमंत्री घोषित कर लिया था। इस तरह राणा वंश ने इनडायरेक्टली अगले 104 सालों तक नेपाल पर राज किया। तब नेपाल के राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह थे। 1951 में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने भारत की मदद से दोबारा सत्ता हासिल की। अब इस दुश्मनी को नेपाल में कभी भी भुलाया नहीं गया। अगर राजकुमार दीपेंद्र की शादी देवयानी से होती तो वो अगली रानी होती। अब दोबारा राणा वंश की भागीदारी नेपाल का राज परिवार नहीं चाहता था। रानी ऐश्वर्या अपनी पसंद की लड़की से ही दीपेंद्र की शादी करना चाहती थी, लेकिन दीपेंद्र देवयानी से ही शादी के लिए अड़े थे। वो पहले से ही पिता वीरेंद्र के राजनीतिक फैसलों से नाराज थे, जब उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए राज परिवार की पावर आधी कर दी थी। अपनी पसंद का विरोध दीपेंद्र सहन नहीं कर पा रहे थे।
इसी गुस्से और तनाव में उन्होंने गांजा हशीश का सेवन करना शुरू कर दिया था। समय के साथ ये मतभेद बढ़ते जा रहे थे। परिवार के विरोध के बावजूद दीपेंद्र ने देवयानी से मिलना जुलना जारी रखा। तब राजा वीरेंद्र ने प्रिंस दीपेंद्र पर कई बंदिशें लगा दी थी। खर्चों के लिए दी जाने वाली धनराशि में भी कटौती कर दी गई। रानी ऐश्वर्या, राजमाता और बहन श्रुति भी पिता के फैसले में उनके साथ थी। अब दीपेंद्र बचपन से ही क्राउन प्रिंस की तरह बड़े हुए थे। ये बंदिशें उन्हें खटकने लगी थी। उनका गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये भयानक कदम उठाया और परिवार का खात्मा कर दिया। 1 जून की रात वो आखिरी कॉल भी उन्होंने देवयानी को ही किया था। जब देवयानी से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि दीपेंद्र ने उन्हें गुड नाइट कहा था और सुबह मिलने का वादा किया था। इस हत्याकांड के बाद देवयानी फौरन भारत चली आई और कभी वापस नहीं लौटी। नेपाल के लोगों ने इस थ्योरी पर कभी विश्वास नहीं किया। उनके हिसाब से उनके प्रिय राजकुमार दीपेंद्र बहुत समझदार थे। वो एक लड़की के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। वैसे भी ये जांच सिर्फ 1 हफ्ते में ही निपटा दी गई। जल्दबाजी में की गई इस जांच ने कई सवाल छोड़ दिए जिनके जवाब मिले ही नहीं। पहला, अगर दीपेंद्र ने 2 गोली चलाई तो उन्हें एक ही गोली कैसे लगी? दूसरा, दीपेंद्र राइट हैंडेड थे तो गोली सिर में लेफ्ट साइड की तरफ से कैसे लगी थी? तीसरा, केस में कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, यहाँ तक कि किसी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। चौथा, पहली गोली के बाद भी सुरक्षा कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा जब तक सारा कांड हो चुका था? पांचवा, शादी के सबसे ज़्यादा खिलाफ रानी ऐश्वर्या थी तो दीपेंद्र ने उन्हें सबसे आखिर में गोली क्यों मारी? और अगर सबको मारकर उन्हें देवयानी से शादी करनी ही थी या राजा बनना था तो उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी? लोगों का तो ये भी कहना था कि अगर दीपेंद्र ने गोलीबारी की भी होगी तो भी ये किसी न किसी साजिश के तहत दीपेंद्र से करवाया गया होगा। उन्हें ज़रूर बहकाया या भड़काया गया था। इन सब सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। नेपाल की जनता का पूरा इल्ज़ाम नए राजा ज्ञानेंद्र और उनके बेटे पर था, क्योंकि 1 जून 2001 को ज्ञानेंद्र पार्टी में शामिल ही नहीं हुए थे। उनका बेटा पारस, उसकी पत्नी हिमानी, बेटी प्रेरणा और ज्ञानेंद्र की पत्नी कोमल ही पार्टी में शामिल हुए थे। इन सब में से सिर्फ कोमल को ही एक गोली लगी थी और सभी इस घटना में साफ बच गए थे। अविश्वास और अयोग्यता के ताने झेलकर राजा बने ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह कभी भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। नेपाल की जनता ने कभी भी राजकुमार दीपेंद्र को दोषी नहीं माना। वो राजा ज्ञानेंद्र को ही इस नरसंहार का दोषी मानती रही। राजा ज्ञानेंद्र ने 2005 में नेपाल में संसद को खत्म करके सारी सत्ता हाथ में ले ली और दोबारा राजशाही लागू की, लेकिन उन्हें चौतरफा विरोध झेलना पड़ा। राजा ज्ञानेंद्र कभी भी योग्य शासक साबित नहीं हुए। उन्हें नेपाल की राजनीतिक पार्टियों और माओवादी संगठनों के सामने झुकना पड़ा और अंत में 28 मई 2008 को नेपाल में संविधान संशोधन के तहत राजशाही प्रथा का अंत कर दिया गया। 11 जून 2008 को नारायण हीती महल भी महाराज से खाली करा लिया गया। लेकिन नेपाल के कई लोगों का ये भी विश्वास है कि ये सब उस श्राप के कारण हुआ जो शाह वंश के संस्थापक सबसे पहले राजा महाराज पृथ्वी नारायण शाह को एक साधु ने दिया था। कि यह घटना लगभग 300 साल पुरानी है, जब राजकुमार पृथ्वी नारायण शाह का सामना एक जंगल में एक बूढ़े साधु से हुआ था। युवराज ने उन्हें नमस्कार कर आशीर्वाद मांगा तो साधु ने उनसे 1 कटोरा दही की मांग की। युवराज फौरन महल से जाकर 1 कटोरा दही ले आए। साधु ने खुश होकर फटाफट वो सारा दही पी लिया। युवराज भी खुश हुए, लेकिन तभी साधु ने वो सारा दही वापस कटोरे में उल्टी करके पलट दिया। अब वो कटोरा उन्होंने राजकुमार को दिया और पीने को कहा। राजकुमार पृथ्वी नारायण साधु की इस हरकत से हैरान थे। शांत और संयमित स्वभाव वाले राजकुमार को भी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने साधु से कटोरा तो लिया, लेकिन पिए बिना ही उसे हवा में छोड़ दिया। अब सारा दही नीचे उनके पैरों पर गिरकर फैल गया। तब साधु बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को श्राप दिया कि इस धरती पर तुम्हारे वंश का शासन उतनी ही पीढ़ियों तक चलेगा जितनी तुम्हारी उंगलियां दही में डूबी हैं। तब पृथ्वी नारायण शाह ने देखा कि उनके पैरों की 10 उंगलियां दही में डूबी थी। साधु का कहना था कि 11वां नरेश अंतिम होगा। कहा जाता है कि वो साधु कोई और नहीं, बाबा गोरखनाथ थे, जो नेपाल के गोरखा साम्राज्य के संरक्षक माने जाते थे।
नेपाल के लोगों का मानना है कि इसी श्राप के कारण शाह वंश का अंत हुआ, क्योंकि राजा वीरेंद्र शाह वंश की 10वीं पीढ़ी के राजा थे और ज्ञानेंद्र 11वीं पीढ़ी के आखिरी राजा साबित हुए। अगर 1 जून की रात वो हत्याकांड नहीं होता तो शायद आज भी नेपाल में राजशाही ही होती और ये श्राप की कहानी बस कहानी बनकर ही रह जाती। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और ये श्राप सच साबित हुआ। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।